Good morning, students. This is Sailendra Jaiswal, and today we will study chapter 2, that's all about cyber crime and IT Act 2000. ओके, तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम होता क्या है और उसके क्या एक्ट्स होते हैं, क्या धाराएं होती हैं, क्या प्रावधान उसमें होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा एक्चुअली साइबर क्राइम होता क्या चीज़ है। ओके, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग आज के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, चाहे वो अभी जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर इस केस में, ऑनलाइन के केस में, अगर कोई आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को अगर कोई हैक करता है और आपके प्राइवेट डेटा को कोई यूज करता है, तो वो हमारा होता है साइबर क्राइम। ओके, तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और इससे कैसे बचते हैं, ठीक है ना, और कितनी तरह के क्राइम्स हो सकते हैं। जैसे इसमें वायरसेस आते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो आपका टॉपिक है वो ये है, साइबर क्राइम एंड IT एक्ट 2000। ओके, तो साइबर क्राइम होता क्या है यहाँ पे डिफाइन किया गया है डिटेल में, इसको आप लोग पढ़िएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। साइबर क्राइम इज अ काइंड ऑफ क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? एक क्राइम होता है, ठीक है ना, दैट हैपन्स इन साइबर स्पेस, दैट इज हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। और साइबर क्राइम इनकम्पासेस एनी क्रिमिनल एक्ट डीलिंग विद कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है कि अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर कोई भी डेटा अगर चोरी हो जाता है, कोई हैक कर लेता है, कोई आपका डेटा आपसे बिना पूछे अगर उसको यूज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम। ओके, एडिशनली साइबर क्राइम आल्सो इंक्लूड्स ट्रेडिशनल क्राइम कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। For example, hate crimes, telemarketing and internet fraud, identity theft, and credit and account thefts are considered to be cyber crimes when the illegal activity are committed through the use of computer and the internet. Okay? कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत तरीके के, आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया, हेट क्राइम, टेलीमार्केटिंग एंड इंटरनेट फ्रॉड, ठीक है ना। जैसे आज के समय बहुत सारे कॉल्स आते हैं आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास कॉल आते होंगे और वो बोलते होंगे कि आपका जो डेबिट कार्ड है, जो ATM कार्ड है, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपके मोबाइल पे मैसेज जा रहा है, आपको उस मैसेज को आप बताइए, ठीक है ना। तो अगर आप मैसेज को, उस पर जो OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, अगर आप उसको बता देते हैं, तो क्या हुआ कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो खाली कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप ऑनलाइन पेमेंट किसी को कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं जो पासवर्ड होता है, आपके बैंक का जो पासवर्ड होता है, ID और पासवर्ड, वो हैक हो जाता है और इस केस में आपके अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हमको इंटरनेट सिक्योरिटी यूज करना होता है, अगर हमको इससे बचना है तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर क्राइम इज जस्ट कम्बिनेशन ऑफ क्राइम एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि कम्बिनेशन होता है क्राइम और कंप्यूटर, ठीक है ना। तो साइबर क्राइम इन अ नैरो सेंस एनी इलीगल बिहेवियर डायरेक्टेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस दैट टारगेट्स द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द डेटा प्रोसेस बाय देम, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम से कोई डेटा पास करते हो, किसी को ईमेल करते हो, ठीक है ना, या आपको कोई ईमेल करता है, ओके, अगर उसके सिस्टम में वायरस हो तो उस ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आ जाएंगे और वो जो वायरस होगा वो आपके सिस्टम के जितने भी डेटा होंगे, सारे डेटा को लेकर के दूसरे सिस्टम पे लेके चला जाएगा, जो भी इस वायरस को बनाया होगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया गया कि साइबर क्राइम क्या होता है, इसको आप यहाँ पे पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, फ्रिक्वेंटली यूज साइबर क्राइम्स। इसमें क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। अनऑथराइज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन
जिसको अलाउ नहीं किया जाता है सिस्टम को यूज करने के लिए। जैसे आपका घर है, आपके घर में किसी बाहरी आदमी को आने नहीं दिया जाता है। अगर कोई बाहरी आदमी आता भी है जिसको आप नहीं पहचानते हो, तो उसको बाहर से ही आप उसको पूछते हो क्या नाम है, उसके सारे डिटेल्स आप पूछते हो, तब जाके उसको अलाउ करते हो घर में आने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे। तो जिसको आप नहीं पहचानते हो वो क्या होता है, अनऑथराइज्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। और अनऑथराइज्ड पर्सन क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है। मतलब आप उसको जानते भी नहीं हो और वो आपके सिस्टम से डेटा, आपके जो भी डेटा होते हैं वो उसको ले लेता है और उसको उस पर वर्क करता है, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस एक्टिविटी इज़ कॉमनली रेफर टू एज हैकिंग। ऐसे एक्टिविटी को हम लोग हैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बिना पूछे आपका कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है या आपके डेटा को कोई यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। द इंडियन लॉ हैज़ हाउएवर गिवन अ डिफरेंट connotation to the term hacking, so we will not use the term unauthorized access interchangeably with the term hacking, ओके। तो अनऑथराइज्ड अगर एक्सेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म होता है, वो हैकिंग का टर्म होता है। हैकर क्या होता है, अ हैकर इज अ पर्सन। हैकर क्या होता है, एक आदमी होता है इंटेंशनली इंटरेस्टेड इन द arcane and recorded working of any computer operating system. Hackers are most often programmers, such as hackers obtain advanced knowledge of operating system and programming languages. Okay, they might discover holes with system and the reason for such holes. Hackers constantly seek further knowledge, freely share what they have discovered, and never intentionally damage data. जो हैकर होता है वो आपके डेटा को डैमेज नहीं करता है, लेकिन आपके डेटा को वो यूज करता है, ठीक है ना। तो हैकर क्या होता है, हैकर एक पर्सन होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। उसमें लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर उसको नॉलेज है और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो वो हैकर बन सकता है, ओके। तो इस तरीके से ये हैकर्स होते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे, अ हैकर इज वन हु ब्रेक इनटू और अदरवाइज वायलेट्स द सिस्टम इंटीग्रिटी ऑफ रिमोट मशीन विच malicious intent having gained unauthorized access. Crackers destroy vital data, deny legitimate user service or cause problems for their targets. Crackers can easily be identified because their actions are malicious. हैकर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका जो वर्क होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो आपको डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, आपके प्राइवेट डेटा को डिलीट कर देगा। इस तरीके से वो काम करता है। नेक्स्ट है थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, रिमूवेबल स्टोरेज, मीडिया एक्सेट्रा, ओके। थेफ्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो रिमूवेबल स्टोरेज होते हैं, जो आपके हार्ड डिस्क होते हैं, वहाँ से आपको उसमें वो इंक्लूड हो जाते हैं और आपके इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, ओके। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, ईमेल बॉम्बिंग रेफर्स टू सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल टू अ विक्टिम रिजल्टिंग इन द विक्टिम्स ईमेल अकाउंट और मेल सर्वर्स, ओके, क्रैश। जैसे सपोज आप ईमेल आईडी अगर यूज कर रहे हो तो होता क्या है कि बहुत सारे ईमेल आपके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो अनऑथराइज्ड ईमेल होता है। वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप उसको रीड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और वो प्रोग्राम क्या करता है, आपके डेटा को रीड करके दूसरे सिस्टम पे ले करके जाता है। जिसने भी ये वायरस बनाया हुआ है उसके सिस्टम पे लेके जाता है आपको डेटा को, ओके। डेटा diddling. This kind of attack involves altering raw data just before it is processed by a computer and then changing it back after the processing is completed. Electricity boards in India have been victim of data diddling programs inserted when private parties were computerized their system.
डेटा डेडलिंग क्या होता है? दिस काइंड ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स अल्टरिंग रॉ डेटा। जो भी आप डेटा रखे रहते हो, जो भी आपने टाइप करके रखा है, सेव करके रखा है, उस डेटा को अल्टर कर देगा। मीन्स अल्टर करने का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ और डेटा उसको वो ऐड कर देगा। ओके, सलामी अटैक्स, दिस अटैक्स आर यूज फॉर commission of financial crimes. Okay, the key here is to make alterations so significant that in a single case it would go completely unnoticed. सलामी अटैक्स क्या होता है? ये फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। सलामी अटैक अगर आपके जैसे आप ईमेल कर रहे हो, वो ईमेल आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक से वो ईमेल्स आते हैं, ठीक है, तो वो ईमेल हैक होता है और उससे जो होता है कि आपके बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। ओके, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, दिस इन्वॉल्व्स फ्लडिंग ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स विथ मोर रिक्वेस्ट देन इट कैन हैंडल। दिस इन्वॉल्व्स फ्लडिंग, फ्लडिंग मीन्स क्या होता है? बहना। ओके, फ्लडिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स विथ मोर रिक्वेस्ट देन इट कैन हैंडल। आप जो कंप्यूटर यूज करते हो ना, तो जब भी आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो एक रिक्वेस्ट आपके सीपीयू को जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। उसी तरीके से डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं देते हैं, ओके, और ना ही कोई रिक्वेस्ट उसको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे रिक्वेस्ट कंप्यूटर पे आते रहते हैं और उस केस में क्या होता है, हमारा सिस्टम हैंग करता है। दिस काज ऑफ रिसोर्स to crash, thereby denying authorized user to service offered by the resource. Another variation of a typical denial of service attack is known as distributed denial of service. ठीक है, अटैक where in the ओके, तो डेनियल अटैक में क्या होता है कि मैक्सिमम एक से ज़्यादा आपके कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट जाते हैं और उस केस में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो हैक होता है और आपका जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे वायरस बम्स हैं, लॉजिक बम्स है, टार्जन अटैक है, इंटरनेट टाइम इफेक्ट है, वेब जैकिंग है, लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लास 7 में आप लोगों का एक चैप्टर था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आपको डाउट्स होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। जैसे टार्जन अटैक क्या होता है, एक तरीके के ये सारे क्या है, वायरसेस हैं, ठीक है ना। तो जैसे टार्जन हॉर्स है, ये वायरस है, यहाँ पे वायरस अटैक्स हैं, ठीक है, लॉजिक बम से, ये सारे वायरसेस हैं, ठीक है। इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ IT एक्ट। जो IT एक्ट 2000 है हमारा, एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप साइबर क्राइम करते हो तो उसके लिए भी सज़ा बना हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं IT एक्ट 2000। ओके, तो क्या होता है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज थस पास्ड एज द एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000। इसको क्या बोलते हैं, 21 ऑफ 2000 इस एक्ट को बोलते हैं। द IT एक्ट गॉट द प्रेसिडेंट असेंट ऑफ जून 9, 2000 एंड इट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 17, 2000। ये कब से इफेक्टिव हो गया, 17 अक्टूबर 2000 से इफेक्टिव हो गया, ये लागू कर दिया गया। बाय एडॉप्टिंग दिस साइबर क्राइम लेजिस्लेशन, इंडिया बिकेम द 12th नेशन इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द साइबर क्राइम लॉ। ओके, तो इंडिया जो है 12th मतलब 12वीं कंट्री है जो साइबर लॉ को एक्सेप्ट की है, अडॉप्ट की है, ठीक है ना, जहाँ पे इंडिया मतलब इंडिया में इसको लागू किया गया है। ओके, इसके फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है। द साइलेंट फीचर ऑफ द IT एक्ट आर एज फॉलो। क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है, द एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ये एक्ट में क्या होता है, रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचान। तो जो भी आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसको पहचान करके रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि आपको पहचाना जा सके कि आप ही वो पर्सन हो जो आप इस सिस्टम पे काम कर रहे हो। डिस्क्राइब एंड इलेबोरेट्स ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड कंट्रावेंशंस। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरीके का क्राइम करते हो तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, क्या आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। इट गिव्स आउटलाइन ऑफ जस्टिस
डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स। ओके, तो इस पे क्या लागू किया गया है, जस्टिस, मतलब किस तरीके से आप अगर आप क्राइम करते हो तो आपके ऊपर क्या लागू किया जाएगा, क्या सज़ा आपको दी जाएगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस पर डिफाइन की जाती हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या स्कोप होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव मेनली जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि साइबर क्राइम को रोका जाए। ओके, इसको साइबर क्राइम को रोका जाए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए जैसे लिखा टू स्टॉप कंप्यूटर क्राइम एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंटरनेट यूजर्स। यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर क्राइम की जो प्राइवेसी होती है, ठीक है ना, उसको अच्छा किया जाए। इंटरनेट यूजर जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो भी सिक्योरिटी को यूज करें, प्राइवेसी यूज करें, ताकि क्राइम से वो बच सकें और अपने डेटा को बचा सकें वो। तो इस तरीके का सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इसका स्कोप क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल सिग्नेचर। ओके, और डिजिटल सिग्नेचर इज ए टेक्निक टू वैलिडेट द legitimacy of a digital message of documents. A valid digital signature provide the सिक्योरिटी यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, टू द recipient that the message was generated by unknown sender such that a sender cannot deny having sent the message. Digital signature are mostly used for software distribution, financial transaction and other cases where there is a risk of फॉरगेट। तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि ये प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, ताकि आपको पहचाना जा सके कि आप वही ऑथराइज्ड पर्सन हो जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर को परचेज किया हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑथराइज्ड पर्सन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। An electronic signature or e-signature indicates either a person who demands to have created a message is the one who created it. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से क्या पता चलता है कि जिस किसी ने भी ये मैसेज बनाया हुआ है, ये पर्टिकुलर उसी पर्सन से बिलोंग करता है ये मैसेज। ओके, अ सिग्नेचर कैन बी डिफाइंड एज सेमेटिक स्क्रिप्ट रिलेटेड विथ अ पर्सन. A signature on a document is a sign that the person accepts the purpose recorded in the documents. जैसे हम कोई भी सिग्नेचर करते हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर। जैसे आपके मार्कशीट में प्रिंसिपल का सिग्नेचर्स होते हैं और आपके टीचर्स के सिग्नेचर्स होते हैं, उसी तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। Okay, next है electronic governance. Okay, in this area of computer where very word of getting prefixed by word e, government of India is also not lacking behind and provide its service to citizens at the fingertips. The government is also turning in e-governance. E-governance is nothing but providing government service cheaper, faster and efficiently to be citizens through the internet and computer. The Information Technology Act 2000 gives recognition to the electronic governance. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको सर्विस मिले। कौन सा सर्विस? इंटरनेट और कंप्यूटर का, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है कि उसमें सिक्योरिटी भी मेंटेन हो, ठीक है ना, सिक्योरिटी भी मेंटेन हो। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो बैंक आपका गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर ऑनलाइन आप बैंकिंग यूज करते हो तो वहाँ पे बैंक का भी सिक्योरिटी वहाँ पे अलाउ रहता है और उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता है, तो इसलिए वो चीपर होता है और इंटरनेट के थ्रू आप उसको यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस इसका होता है सबसे पहले स्पीड। टेक्नोलॉजी मेक्स कम्युनिकेशन स्पीडर। इंटरनेट फोन्स हैव रिड्यूस द टाइम टेकन इन द नॉर्मल कम्युनिकेशंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर ई गवर्नेंस हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा स्पीड जो होता है वो ठीक होता है।
कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि जो भी सर्विस होता है वो हमको बहुत ही कम खर्च में हमको मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है कि ट्रांसपेरेंसी सारी चीज़ें अवेलेबल हो, आप भी जानो और गवर्नमेंट भी जाने, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ उसमें छुपा ना हो। ओके। अकाउंटेबिलिटी, वंस द गवर्निंग प्रोसेस इज मेड ट्रांसपेरेंट द गवर्नमेंट इज ऑटोमेटिकली मेड अकाउंटेबल। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इज answerability of the government to the people. It is the answerability for the deeds of the government, and accountable government is responsible for government. ओके। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होती है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सारे ट्रांजेक्शन को एक मैनर में एक ढंग से लिखा जाता है कि ताकि आप उसको जब भी आपको ज़रूरत हो तो उसको आसानी से आप उसको पिक कर सको। ओके। कन्वीनियंस, ई गवर्नमेंट्स बिग पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन ऑन देयर शेड्यूल एंड देयर वेन्यू। ठीक है ना। कन्वीनियंस में क्या होता है कि अगर आपको कहीं आना है जाना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना। ये कन्वीनियंस है। ओके। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, इसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है ना। हेल्पफुल, और इसको आप लोग पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, हेल्पफुल टू प्रमोट ई कॉमर्स। ठीक है, इसको पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है, ठीक है, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, आप कॉल करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं जो भी टॉपिक आप पूछेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।